Hello everyone. Myself Dr. Mahendra Singh, MD रसशास्त्र एवं भैसाजी कल्पना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल अतर्रा बांदा उत्तर प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको CCIM न्यू दिल्ली द्वारा निर्धारित BMS द्वितीय वर्ष के विषय रसशास्त्र एवं भैसाजी कल्पना के सिलेबस को क्रम से आपको बताऊंगा, जिसे देखकर आप सभी सिलेबस को पूरा करें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। रसशास्त्र एवं भैसाजी कल्पना के सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रश्न पत्र रसशास्त्र, द्वितीय प्रश्न पत्र भैसाजी कल्पना। रसशास्त्र में भी दो भागों में बांटा गया है, थ्योरेटिकल पार्ट 100 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 100 मार्क्स। इसी प्रकार से भैसाजी कल्पना को भी दो भागों में बांटा गया है, थ्योरेटिकल पार्ट 100 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 100 मार्क्स। इस प्रकार से पूरा रसशास्त्र एवं भैसाजी कल्पना 400 मार्क्स का हुआ। यहाँ पर हम रसशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के थ्योरेटिकल पार्ट से शुरुआत करेंगे। रसशास्त्र का इतिहास। आयुर्वेद दो प्रकार की परंपराओं को मानता है। एक मानता है वेद परंपरा और दूसरी मानता है संहिता परंपरा। वेद परंपरा जो कि भगवान शिव अर्थात रुद्र, इनको प्रथम विषय मानता है, और संहिता परंपरा, ये परंपरा ब्रह्मा जी को प्रथम उपदेष्टा के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार रसशास्त्र के ग्रंथों में भगवान शिव, जिनको हम रुद्र कहते हैं, को रस विद्या का प्रथम उपदेष्टा माना गया है। रसशास्त्र में मुख्य रूप से 84 प्रकार के सिद्धों का वर्णन मिलता है और 8 प्रकार की सिद्धियां इसमें बताई गई हैं। हम रसशास्त्र के विकास को क्रम से देखेंगे। क्रमिक विकास में हम सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसमें कि ताम्र, हिरण्य और कांस धातु का वर्णन मिलता है। हिरण्य जिसे हम सोना कहते हैं। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें हिरण्य, रजत, ताम्र, कृष्ण अयस, त्रपु एवं शीश धातुओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में हरित रजत, श्यामलौ, लोहितमय, शीश एवं त्रपु धातु का वर्णन मिलता है। इसके बाद महाभारत काल। महाभारत काल में कृत्रिम स्वर्ण का वर्णन बहुत आयाम में मिलता है। स्वर्ण धातु इस काल में कृत्रिम रूप से बहुलता के साथ। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा एवं कांस्य का वर्णन मिलता है। इसके बाद आते हैं हम मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त धातुओं के बारे में। इसमें अनेक धातुओं के साथ में वैदूर्य, हरिताश्म, नीलम, आकीक, लाजावर्त, हरताल, शिलाजीत, गैरिक, शंख, वराटिका आदि खनिजों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आते हैं हम कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र में खनिज तथा धातुओं का विशद वर्णन मिलता है और यहाँ पर कुछ रत्नों का भी वर्णन मिल रहा है। इसके बाद आते हैं हम गुप्त काल। गुप्त काल यहाँ पर लौह धातु पूर्ण उन्नति पर था। इसके बारे में जानने के लिए हम कुतुब मीनार के पास एक लोहे की लाट है जो कि आज भी है, इसका उत्तम उदाहरण है।
जो कि ढलवा लोहे का बना है और इसमें ना ही आज तक जंग लगी है और इसी प्रकार से वो सुरक्षित है। इसके बाद आते हम चरक संहिता काल। चरक संहिता काल में 8 धातुओं का वर्णन मिलता है। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग, कांस्य एवं पित्तल। यहाँ पर माच्छेक, शिलाजीत, शस्यक का भी वर्णन मिलता है। गंधक, गैरीक, फिटकरी, हरताल, मनाशिला, अंजन आदि का वर्णन मिलता है। माणिक, मुक्ता, प्रवाल, पुखराज, वज्र, वैदूर्य आदि का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद आते हैं हम सुश्रुत संहिता काल। सुश्रुत संहिता काल में फेनाश्म का सर्वप्रथम वर्णन यहाँ पर बताया गया है। इस काल में भी 8 धातुओं का वर्णन मिलता है। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग, कांस्य एवं पित्तल। पारद, हरताल, मनाशिला, शिलाजीत, माच्छेक, शस्यक, काशेष, फिटकरी और गंधक का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, वैदूर्य, शंख, सुक्ति आदि का भी वर्णन मिलता है और यहाँ पर अश्याकृति के बारे में वर्णन मिलता है। इसके बाद आते हैं हम अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय। इन ग्रंथों में स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग, कांस्य, हरताल, गंधक, गैरिक आदि का वर्णन मिलता है। यहाँ पर माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताक्ष, वज्र, वैदूर्य, शूलमणि, शंख, समुद्रफेन आदि का वर्णन मिलता है। यहाँ पर लौहपाक के लिए स्थलीपाक एवं भानुपाक का भी वर्णन किया गया है विशेष रूप से। इसके बाद मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में औषध के साथ रस का प्रयोग किया गया है। धातुवाद और रसायनवाद यहाँ उन्नति पर था। पारद को मोक्षदायक बताया गया है। इसके बाद आते हैं हम अमरकोश। अमरकोश में पारद के भेदों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर चपल, रस और सूत पर्याय के बारे में बताया गया है। इसके बाद आते हैं हम बृहत संहिता, जो कि वराह मिहिर जी के द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में लोह एवं पारद का उपयोग वृक्ष एवं वाजीकरण के लिए बताया गया है और बृहत संहिता में रत्नों का विशद वर्णन मिलता है। आगे हम मूलभूत प्रवृत्तियों के आधार पर रसशास्त्र के विकास को जानेंगे, जो कि निम्न भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक काल, मध्यकाल, प्रौढ़िक काल, आधुनिक काल। प्रारंभिक काल 5वीं से 8वीं शताब्दी माना गया है। मध्यकाल 9वीं से 12वीं शताब्दी, प्रौढ़िक काल 13वीं से 15वीं शताब्दी, आधुनिक काल 16वीं से वर्तमान तक। रसशास्त्र का विकास 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और 11वीं से 12वीं शताब्दी में अपनी पूर्णता में पहुंच गया। इसके बाद रसशास्त्र केवल रोग निवृत्ति तक ही रह गया। इसी क्रम में हम रसशास्त्र के ग्रंथकर्ता और उनके काल के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम आचार्य नागार्जुन जी के बारे में जानेंगे, जो कि रसशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं। भारतीय संस्कृति में अनेक नागार्जुनों का वर्णन मिलता है। ईसा पूर्व 100 वर्ष से लेकर 9वीं शताब्दी तक अनेक नागार्जुन मिले, परंतु उनमें से हम सिर्फ 3 नागार्जुन के बारे में बात करेंगे, जो कि रसशास्त्र से संबंध रखते हैं। प्रथम नागार्जुन ईसा से 100 वर्ष पूर्व राजा सालवाहन के मित्र, जो कि दार्शनिक नागार्जुन के नाम से विख्यात हुए। इन्हें रस रसायन का विशेष ज्ञान था। द्वितीय नागार्जुन, जो कि 8वीं शताब्दी के नागार्जुन, जिन्होंने पारद से स्वर्ण का निर्माण कर
जगत के दारिद्र्य को दूर किया। सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्यम इदम जगत, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 1 में बताया गया है। ये नागार्जुन रस विद्या, रसायन विद्या, मयूरी विद्या, निशाभावाद, महाप्रज्ञा, पारमिता आदि बातों का गहन ज्ञान था। तृतीय नागार्जुन, जो कि 9वीं शताब्दी के नागार्जुन हैं, ये सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कार करता थे। नागा अर्जुनेन लिखिता स्तंभे पाटिल पुत्र के आचार्य वृंद द्वारा कथित यह नागार्जुन सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कार करता गुप्तकालीन है। इन्हें भी रसशास्त्र से जोड़ा जाता है। आचार्य नागार्जुन जी के कुछ रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इनकी रचनाएं हैं रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल, काकचांडीश्वर, योग शतक, रसेंद्र मंगल, कच्छपुट तंत्र, आश्चर्य योगमाला और लौह शास्त्र। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम क्रम से 9वीं शताब्दी में रस सिद्धि शास्त्र और धातुवाद शास्त्र लिखा गया, जो कि आचार्य व्याडी जी ने लिखा। इसके बाद हमें 10वीं शताब्दी में एक प्रमुख ग्रंथ रस हृदय तंत्र, जो कि आचार्य भिक्षु गोविंद जी द्वारा लिखा गया है। यह एक वास्तविक रसशास्त्र का पूर्ण एवं व्यवस्थित ग्रंथ है, जो कि 19 अवबोध अर्थात अध्याय में लिखा गया है। इसमें पारद के विषय में व्यवस्थित ज्ञान मिलता है। 10वीं शताब्दी का दूसरा ग्रंथ है रसायणव, जो कि भैरवानंद योगी जी द्वारा लिखा गया है। यह पटल में लिखा गया है। इसमें अनेक प्रकार की मूषाओं का वर्णन मिलता है और ज्वाला परीक्षा, धातुओं को जलाने पर जो वर्ण आता है उसका वर्णन इसमें मिलता है। और पारद के एक विशेष संस्कार क्रामण का भी वर्णन यहां पर मिलता है। इसके बाद आते हैं हम 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी का पहला ग्रंथ गोरक्ष संहिता, जो कि आचार्य गोरक्षनाथ जी लिखा गया है। यह पटल में लिखा गया है और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में पारद के सभी संस्कारों एवं रसशास्त्र का वर्णन किया गया है। 12वीं शताब्दी का दूसरा ग्रंथ है रसेंद्र चूड़ामणि, जो कि आचार्य सोमदेव जी द्वारा लिखा गया है। और हमारे प्रमुख ग्रंथ रस रस समुच्चय का पूर्व भाग इसी ग्रंथ पर आधारित है। यह 16 अध्यायों में पूर्ण है। इसके बाद आते हैं हम 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में पहला ग्रंथ मिला रस प्रकाश सुधाकर, जो कि श्री यशोधर भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। यह 13 अध्यायों में पूर्ण है। इस ग्रंथ में उदय भास्कर रस, घनसार और प्रवाल की कृत्रिम निर्माण विधि का वर्णन मिलता है। 13वीं शताब्दी का दूसरा ग्रंथ है रस रत्न समुच्चय, जो कि 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। यह रस बागभट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ 30 अध्यायों में पूर्ण है और 2 खंड में है। प्रथम खंड 1 से लेकर 11 अध्याय और द्वितीय खंड 12 से लेकर के 30 अध्याय तक है। रस रस समुच्चय रसशास्त्र का उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसके बाद अगला ग्रंथ है रस रत्नाकर, जो कि नित्यनाथ जी द्वारा लिखा गया है। यह 5 खंडों में लिखा गया है। एक खंड में 20 अध्याय हैं। इसके बाद अगला ग्रंथ है आनंद कंद, जो कि मंथान भैरव जी द्वारा लिखा गया है और यह 36 उल्लास अर्थात अध्यायों में लिखा गया है। अगला ग्रंथ रस पद्धति, जो कि बिंदु जी द्वारा लिखा गया है।
इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि शार्दुल विक्रीडित नामक एक छंद में संपूर्ण ग्रंथ पूर्ण है। और इसके बाद आता है सारंगधर संहिता, जो कि आचार्य सारंगधर मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया है और यह भैषज कल्पना का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 32 अध्यायों में लिखा गया है, जो 3 खंडों में बटा है। पूर्व खंड 7 अध्याय, मध्य खंड 12 अध्याय और उत्तर खंड 13 अध्यायों में। इसमें कुल मिलाकर 2600 श्लोक हैं।